हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर बहुत आसान है, थियोरेटिकल चैप्टर है, समझने के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटी छोटी कुछ लाइनें हैं एनसीईआरटी की जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और डेटा बेस्ड चैप्टर है, मतलब आपके पास डेटा बहुत है याद करने के लिए। तो इस चैप्टर को हम नोट्स नहीं बना के पढ़ाएंगे आपको। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लगा के आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपका क्या है, डेटा है। अब मैं अमेजोन का डेटा उठाऊं, कोई और डेटा उठाऊं, बीटल इतने हैं, फंगस इतने हैं, उतना लिखूं, उतना टाइम भी आपके पास अभी है नहीं। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर में पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी लगा के पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। और होमवर्क में लास्ट में आपको कुछ पीवाईक्यू दूंगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि 8-10 दिन में तो आपका नीट का एग्जाम ही होगा। तो अगर आप इन पीवाईक्यू को क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते घर पे बैठ के, तो फिर आप नीट में पीवाईक्यू किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी लगाई हुई है। इफ एन एलियन फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ। अगर कोई एलियन है ना हमारे अर्थ पर आता है, ठीक है, किसी दूसरी गैलेक्सी से हमारे अर्थ पर आता है, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली द एनॉर्मस डाइवर्सिटी। तो वो चीज जो उस एलियन को सबसे ज्यादा अमेज, सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगी, वो है हमारे अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी मिलती है। फिर चाहे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिले, एनिमल मिले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। इवन फॉर ह्यूमन द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us। देखिए, even for human, human के लिए भी the rich variety of living organism with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us। cease का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो ह्यूमन के लिए भी जो हमारे पास प्लेनेट पर डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, वो उसको एस्ट्रोनॉइज करना, मतलब उसको सरप्राइज करना बंद नहीं करती। हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज वाली चीज है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें आकर्षित करना, हमें सरप्राइज करना सीज नहीं करती। सीज का मतलब होता है रुक जाना। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants। मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या याद करना है। ठीक, अभी तक आपको क्या याद करना है कि आंट्स की स्पीशीज 20,000 है, बीटल की स्पीशीज 3 lakhs है, फिशेस की स्पीशीज 28,000 है और ऑर्चिड की स्पीशीज 20,000 है। अब ये डेटा है। अब मैं आपको इसको लिख के पढ़ाता, इसी चीज को मैं लिखता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप हाइलाइटर लेके बैठिए, जो जो चीज मैं आपको कहूंगा बेटा, वो चीज आप हाईलाइट करिएगा, वही आपको याद करनी है। तो अभी तक 2 पैराग्राफ में आपको ये जो फिगर है, ये जो डेटा है, ये आपको याद करना है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। तो जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, वो इस डाइवर्सिटी का महत्व, इन प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स के महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं हमसे कुछ क्वेश्चंस को पूछकर। पहला क्वेश्चन, वाई आर देयर आर सो मैनी स्पीशीज। इतनी सारी स्पीशीज क्यों हैं? क्योंकि हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं। क्या पूरे अर्थ पर एक जैसा इन्वायरमेंट है? नहीं। कुछ डेजर्ट एरिया है, कुछ पोलर्स रीजन है, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, कुछ ट्रॉपिकल रीजन है, कुछ टेम्परेट रीजन है, कुछ आपके अलग अलग टाइप के आपके हैबिटेट हैं। तो जब अलग अलग टाइप के हैबिटेट हैं, तो अलग अलग हैबिटेट पे जो कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को फेवर करती हैं। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। क्या ये जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हो, ऐसी डाइवर्सिटी हमेशा अर्थ पर थी? नो।
स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू नेचुरल मैन मेड डिस्टर्बेंस। तो स्पीशीज हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ये सारी डाइवर्सिटी हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी होती है। एक्सटिंक्ट होने के रीजन हमारी वजह से भी हो सकते हैं, मैनमेड डिस्टर्बेंस हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा आई, जिसको आपने बोला नेचुरल डिस्टर्बेंस। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे आई? इतने टाइप के प्लांट, इतने टाइप के एनिमल, भाई इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन जीन, डीएनए, क्रोमोसोम विच लीड्स टू इवोल्यूशन। भाई इतनी डाइवर्सिटी तभी आएगी ना जब क्रोमोसोम लेवल पर, डीएनए लेवल पर, जीन लेवल पर चेंजेस मिलेंगे। तो जब क्रोमोसोम और जीन लेवल्स पे चेंजेस मिलेंगे तो इसकी वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप स्पीसिएशन बोलते हैं, आपका इवोल्यूशन होगा। हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर? किस तरीके से और क्यों बायोडाइवर्सिटी इस ब्रह्मांड के लिए इंपॉर्टेंट है? भाई अगर आपका इंसेक्ट नहीं होंगे तो 80% प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। अगर इंसेक्ट नहीं होंगे तो 80% प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी और अर्थ पर लाइफ नहीं होगी। वुड इट, ठीक, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगर डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? हमें इस डाइवर्सिटी से क्या मिलता है? दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, है ना, मेडिसिन मिलती है हमें, हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ भी मिलती हैं, हमें फूड मिलता है। ठीक है, बट ये चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, ह्यूमन को ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको क्वालिटी के साथ दे दिया। अब है टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनेसिटी, हेट्रोजेनिटी का मतलब है वेरिएशन, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल्स टू बायोम। इसका मतलब समझिए बच्चों, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो आप देखिए सेलुलर लेवल पर भी वेरिएशन है। सेल अलग चीज है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पॉलीसेकेराइड है वो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अगर मैं कहूं कि सेलुलर लेवल पर भी डाइवर्सिटी है, हेट्रोजेनेसिटी है, बायोमोलिक्यूल लेवल पर भी हेट्रोजेनेसिटी है, और इकोलॉजी के लेवल पे आप देखिए कि अकेला इंडिविजुअल को आप ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के इकट्ठे आते हैं तो उसको आप पॉपुलेशन बोलते हैं। पहले पढ़ा चुका हूं पॉपुलेशन, एक जगह पर बहुत सारे डॉग बैठे हैं तो ये सारे डॉग एक पॉपुलेशन है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कि भाई डॉग की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, रैट की पॉपुलेशन, तो इन तीनों पॉपुलेशन को मिलाकर मैंने बोला कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन से बड़ी यूनिट हो गई कम्युनिटी, ठीक, और कम्युनिटी से बड़ी यूनिट हो गई आपकी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने इकोसिस्टम चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया है। और एक बड़े इकोसिस्टम को बोलते हैं बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आर्कटिक रीजन, ग्रासलैंड, टेम्परेट रीजन, ये सब बायोम है। एक बड़े इकोसिस्टम को आप बायोम बोलते हैं। ठीक, और बायोम से बड़ा है बायोस्फीयर, पूरे ब्रह्मांड को आप बोल रहे हैं बायोस्फीयर। तो इकोलॉजिकल लेवल पर भी आपकी हेट्रोजेनेसिटी है। ठीक, ठीक है। और देखिए लिखा था ना कहां कहां पर डाइवर्सिटी है आपकी, मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पर है, ये देखिए बायोमोलिक्यूल। ठीक, आपकी बायोम पर है, ये रही आपकी बायोम, और ये आपकी सेलुलर लेवल पर है। तो यहां से लेके यहां तक पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी इज टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो बायोलॉजी
बायोडाइवर्सिटी को जो डिफाइन किया गया था वो एडवर्ड विल्सन के द्वारा किया गया था। वो कहते हैं कि टू कंबाइन डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल लेवल पर जितनी भी डाइवर्सिटी मिलती है। अब आपको कहोगे कि स्लैंग का मतलब क्या है? डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर डिफरेंट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया विल्सन ने। अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अलग अलग लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को विल्सन ने एक्सप्लेन किया। जेनेटिक लेवल पर, स्पीशीज लेवल पर, इकोलॉजिकल लेवल पर। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी कि साहब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिएगा, a single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range। सिंगल स्पीशीज, देखिएगा जरा, ये हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय कोई छोटा एरिया तो नहीं है। हिमालय की जो रेंज है वो कोई नैरो रेंज तो है नहीं, है ना। आप देखते होंगे अपने घर से हिमालय आपको दिखता होगा। तो हिमालय जो एरिया है वो कोई नैरो रेंज नहीं है, काफी ब्रॉड रेंज है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इस हिमालय का जो लार्ज एरिया है, यहाँ कुछ रॉ वॉल्फिया प्लांट लगे हैं, यहाँ रॉ वॉल्फिया प्लांट लगे हैं, यहाँ रॉ वॉल्फिया प्लांट लगे हैं, यहाँ रॉ वॉल्फिया प्लांट लगे हैं। स्पीशीज तो एक ही है आपकी। स्पीशीज का नाम क्या हुआ? स्पीशीज का नाम हो गया रॉ वॉल्फिया वोमिटोरिया, जो कि ग्रो कर रहा है डिफरेंट हिमालयन रेंज में। ठीक, अब इन प्लांट से केमिकल निकलता है जिसका नाम है रेसरपीन, जिसका नाम है रेसरपीन। तो अगर आप देखोगे कि इन प्लांट से रेसरपीन आया, इन प्लांट से भी रेसरपीन, इन प्लांट से भी रेसरपीन, इन प्लांट से भी रेसरपीन। तो ये जो रेसरपीन आपको मिला है केमिकल, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करती है। यहाँ इस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो एक ही स्पीशीज से मिलने वाला रेसरपीन केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन एक डिफरेंट हिमालयन रेंज पर, एक बड़े एरिया पर वेरी क्यों कर रही है? उसका कारण है जीन लेवल। इनके जीन में वेरिएशन है, इन प्लांट्स के जीन में वेरिएशन है, क्रोमोसोम लेवल पर वेरिएशन है, एलील लेवल पर वेरिएशन है, डीएनए लेवल पर वेरिएशन है। A single species, Rauwolfia, might show high diversity at genetic level over distributional range, Himalayan range. The genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of active chemical reserpine that the plant produce. सिंगल स्पीशीज में वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी आती है और म्यूटेशन की वजह से भी आती है। ठीक, तो जीन्स लेवल पर इतनी विविधताएं होती हैं, इतनी डाइवर्सिटी होती हैं, इसलिए इंडिया में करीब 50,000 स्पीशीज हैं आपकी डिफरेंट राइस की। हमसे कोई पूछे तो हम तो एक दो बता देते हैं कि भाई बासमती राइस आते हैं घर पे, लेकिन 50,000 से ज़्यादा अलग अलग राइस की वैरायटी हैं। 1,000 से ज़्यादा आपके पास मैंगो हैं। इतने आम तो हमने चूसे भी नहीं, 1,000 से ज़्यादा वैरायटी है मैंगो की। कारण है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर है? स्पीशीज डाइवर्सिटी, ध्यान से समझिएगा। आप किसी जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो आपको मज़ा कब आएगा? सिर्फ बंदर देखकर आ गए? नहीं, आप चाहोगे बंदर भी दिखे, एलिफेंट भी दिखे, सांप भी दिखे, डियर भी दिखे, टाइगर भी दिखे, भालू भी दिखे। मतलब आप चाहोगे कि स्पीशीज इवननेस हो, है ना। तो जिस जंगल में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलती है और सबका नंबर मोर और लेस बराबर ही होता है, ऐसा नहीं कि किसी बंदर एक ही मिला उसके अंदर। ठीक है, हमारे पास स्पीशीज इवननेस होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होनी चाहिए। तुम गए जंगल में देखने में, बस तुम्हें बंदर मिला और कोई एनिमल नहीं मिला, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे स्पीशीज अनइवननेस। हमें ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक, डियर सब चाहिए। हमें स्पीशीज इवननेस चाहिए और इन स्पीशीज का नंबर भी ज्यादा चाहिए।
मतलब हमें स्पीशीज रिचनेस भी चाहिए। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, पहला स्पीशीज रिचनेस, दूसरा है स्पीशीज इवननेस। तो अगर स्पीशीज रिचनेस होगी, स्पीशीज इवननेस होगी, तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अगर स्पीशीज अनइवननेस होगा कि भैया 10 स्पीशीज में वहां एक या दो स्पीशीज मिलती हैं, बाकी मिलती ही नहीं है, इसका मतलब उस जंगल में सारी स्पीशीज नहीं है, तो वहां फूड चेन, फूड वेब बैलेंस नहीं होगी, वो इकोसिस्टम अनस्टेबल कहलाया जाएगा। अब ये डेटा आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। अंडरलाइन कर लो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यहां पर ये डेटा आपको याद करना है, रेसिपी का अंडरलाइन कर लो, जो मैंने ग्रीन से किया है ये आपको हाईलाइट कर लो। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखिए, अब आप एक बड़े लेवल पे बात करेंगे, ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा, है ना, जितना बड़ा एरिया होगा ब्रॉड लेवल पर एरिया बढ़ जाएगा। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ फूड चेन बहुत ज़्यादा होंगी, फूड वेब ज़्यादा होंगी, ट्रॉपिकल लेवल ज़्यादा होंगे, एनर्जी का फ्लो भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ निके जो स्पेशलाइजेशन है एक ऑर्गेनिज्म का वो भी ज़्यादा होगा। निके का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जॉब, उसका प्रोफेशन, वो कब खाता है, कब सोता है, कब मीटिंग करता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक, इसी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बोलते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं, ब्रॉड लेवल पर आप बात करते हैं। ठीक है, एट द इकोसिस्टम लेवल, आप इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे हैं। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाइए, कितना बड़ा एरिया है, आप सहारा डेजर्ट में चले जाइए, कितना बड़ा एरिया है, आप डेजर्ट में चले जाइए, रेन फॉरेस्ट में चले जाइए, मैनग्रोव जगह पे चले जाइए, कोरल रीफ जगह पे चले जाइए, ठीक है, वेटलैंड्स पे चले जाइए। कोरल रीफ आप समझते होंगे, कोरल रीफ, पॉल्प, मेडुसा, निडेरिया, ये आपने फाइलम सुना होगा। इनके जो मेंबर्स होते हैं, है ना, इनके जो मेंबर्स होते हैं आपके, इनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ना। तो जो ये आपके जो पॉल्प होते हैं, आपके इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये वहाँ पे पानी में एक जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और इनकी शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसी जगह को कोरल रीफ बोलते हैं। और इनकी शेल में वहाँ पर एल्गी मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कोरल रीफ जो होता है एक्वेटिक में, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक, मैंने इकोसिस्टम में भी आपको पढ़ाया था। ठीक, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है। ठीक, फिर आपके आ गए वेटलैंड्स। वेटलैंड्स भी मैंने आपको बताया था, वेटलैंड्स क्या थे भाई, वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं लैंड के जहाँ पूरे साल पानी भरा रहता है, या 3 या 4 महीने या कुछ महीने पानी भरा होता है। एस्चुरीज, जहाँ नदी का पानी समुद्र में मिलता है, उस जगह को आप बोलते हैं एस्चुरीज। ठीक है, एल्पाइन मीडोज हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अब हमें जानने की जरूरत नहीं है स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होते हैं, हमसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये याद रखना कि नॉर्वे, भाई नॉलेज तो बाद में बढ़ा लेंगे, समझ रहे हो, हम कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हें मैप लगा के यहाँ बताऊं कि ये क्या है। ठीक है, वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो मुझे आता है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, उसकी डाइवर्सिटी आपकी कम है एज कंपेयर टू दीस रीजन। इट हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन रातों रात तो नहीं होता, काफी साल लग गए। टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, इतनी डाइवर्सिटी लाने में मिलियंस लग गए। But we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of species lose continue. But हम ये सारी की सारी डाइवर्सिटी 2 सेंचुरीज में खो सकते हैं अगर स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने का रेट इसी तरीके से चलता रहा। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of international concern। तो सब आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, है ना, एक इंटरनेशनल इशू है आपका। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया?
अर्थ पर कितनी स्पीशीज हैं, इंडिया में कितनी स्पीशीज हैं, देखते हैं। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम, we know how many species in all have been recorded so far. Since there are published record of all the species discovered and named. जितनी species अभी तक discovered हुई है उस बेसिस पर अगर हम बात करें, we know how many species in all have been recorded so far. लेकिन ऐसी भी तो बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई, और जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे ना। मैं आपसे कहूं कि अर्थ पे कितनी स्पीशीज है, आप कह दोगे कि इतनी है। भाई उन स्पीशीज को भी तो काउंट करो जो अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुई, और उनको कैसे काउंट करोगे जो डिस्कवर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि उनके बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी डिस्कवर्ड हुई ही नहीं। ठीक, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज देयर आर ऑन अर्थ। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान नहीं है। According to International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, IUCN का फुल फॉर्म लिखा है 2004, इनके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर है प्लांट और एनिमल का जो अभी तक डिस्क्राइब हुआ है वो करीब 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। ये डेटा याद रखना। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। बट हमें उन एनिमल उन स्पीशीज के बारे में तो पता ही नहीं है ना जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस। तो काफी अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ गेस कर रहे हैं कि इतना होता होगा, ये याद रखना। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। काफी लोग टेम्परेट रीजन के अंदर स्पीशीज को स्टडी कर चुके हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, considering that overwhelming large proportion of species waiting to be discovered in tropic। मतलब ट्रॉपिक रीजन के अंदर, क्योंकि ट्रॉपिक में स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ट्रॉपिक में स्पीशीज डाइवर्सिटी टेम्परेट के कंपेयर में ज़्यादा क्यों है, ये आप आगे पढ़ेंगे, है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे। जहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसका मतलब वहीं पर ज़्यादा स्पीशीज वेट कर रही हैं कि आप उनको डिस्कवर करें। टेम्परेट रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी नहीं है, और टेम्परेट रीजन में हम काफ़ी स्पीशीज को डिस्कवर कर चुके हैं, बट ज़्यादा डाइवर्सिटी आपका वेट कर रही है ट्रॉपिक रीजन में कि आप हमें डिस्कवर करें। आप देख लीजिए, मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये कोई वैसा चैप्टर थोड़ी ना था कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई जेनेटिक्स है, कोई मॉलिकुलर है, कोई कोई बायोलॉजिकल है, कोई प्लांट किंगडम है, कोई कोई फोटोसिंथेसिस है, कोई रेस्पिरेशन है। डेटा बेस्ड चैप्टर है, इसके क्या नोट्स बनाओगे, समझे? तुम्हें बनाने हो तुम खुद से बना लो डेटा लिख लिख के, उससे भी ठीक है। तो बेटर है कि इसको एनसीईआरटी पे ही आप हाईलाइट करें और याद करें, आप अपना टाइम बचाएं बेटा। ठीक, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Biologists make a statistics comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animal। ठीक, तो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन पर जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने जो इंसेक्ट को डिस्कवर किया उसका जो डेटा है, इंसेक्ट के डेटा के बेस पर वो बाकी एनिमल का डेटा बता रहे हैं कि अगर इंसेक्ट इतने मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं जब भी किसी चीज, मान लीजिए मैं किसी एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वहाँ मुझे 10 नई चीज़ें मिली और 10 में से हर बार मुझे 6 इंसेक्ट मिलते हैं और 4 प्लांट मिलते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या आइडिया दोगे बच्चों को? इसका मतलब आप ये आइडिया दोगे बच्चों को कि एनिमल की डाइवर्सिटी ज़्यादा मिल रही है उस एरिया पे एज कंपेयर टू प्लांट। तो जब इंसेक्ट वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं तो लोग वहाँ से एक आइडिया निकाल रहे हैं कि एनिमल्स का नंबर कितना होता होगा। Some extreme estimate range from 20 to 50 millions, but a more conservative and scientific sound estimate made by Robert May। कुछ लोग कहते हैं कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है, लेकिन काफी साइंटिफिकली जो प्रूफ किया गया या बोला गया वो बोला गया रॉबर्ट मे के द्वारा। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो पूरी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो है 7 मिलियन। ये डेटा याद रखना, ये डेटा याद रखना, और स्टार्टिंग में जो आया था मोर देन 1.5 मिलियन वो याद रखना।
Let us look at some interesting aspect about the earth biodiversity based on the current available species inventory. More than 70% of all the species recorded are animal. मतलब 70% से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज हैं, और जो प्लांट की स्पीशीज हैं जिसके अंदर आपके एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट है ना, जिम्नोस्पर्म, while plant including algae, fungus, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprise no more than 22%. तो ये वाला जो डेटा है प्लांट का वो 22% से ज्यादा नहीं है, एनिमल की स्पीशीज 70% से ज्यादा है। अमंग एनिमल, एनिमल में भी सबसे ज्यादा स्पीशीज इंसेक्ट की मिलती है। इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। तो 70% तो आपके जितने भी आपके एनिमल खोजे जा रहे हैं उसमें 70% इंसेक्ट है। इसका मतलब हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट होते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन, आप कैसे ये एक्सप्लेन करोगे बच्चों को कि हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट क्यों मिल रहे हैं, इंसेक्ट की इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? आप आर्थ्रोपोड्स पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि इनके शरीर पर एक काइटन का एक्सोस्केलेटन मिलता है, काइटेनेशियस एक्सोस्केलेटन मिलता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। द नंबर ऑफ फंगस, फंगस का जो नंबर है वर्ल्ड में वो 72,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है इन कंबाइंड स्पीशीज से। फिशेस का है 28,000, एम्फीबियंस का 4780, रेप्टाइल का 7150, मैमल्स का 4650। इन सब को ऐड करोगे तब भी इतना नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इन फिगर, आप फिगर में देखिए, ये फिगर देखिए, ये सब डायग्राम आपको याद करने हैं। ठीक है, पूरा का पूरा, कोई भी गोला बनकर आ जाएगा, ये फुटबॉल नहीं है। ठीक है, इसमें लात मारने लगो। ये देखिए इंसेक्ट की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका पूरा इंसेक्ट का दिया है, ये मोलस्का है, ये क्रस्टेशियन है, और ये अदर ग्रुप्स इनवर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में देखिए फिशेस कितनी है, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, इनका डेटा मैंने आपको बता दिया। ये देखिए फंगस कितना है, एंजियोस्पर्म देखिए कितना, एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा है। ये मोजेस मतलब ब्रायोफाइट, फॉन्स मतलब टाइडोफाइट, ये एल्गी और थोड़ा सा लाइकन। तो ये डेटा आपको याद करना है। तो आप अभी तक देखिए कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया जिसके लिए मुझे कोई पेन उठाना पड़ा या कोई बहुत खतरनाक चीज़ आई? नॉर्मल सी चीज़ें, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट है, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, और ज़्यादातर आपका जो ये चैप्टर है वो डेटा बेस्ड है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। तो आपने जो अभी डेटा देखे उसमें कहीं प्रोकैरियोट का डेटा नहीं देखा। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट अभी तक श्योर नहीं है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में प्रोकैरियोट्स कितने मिलते हैं, बैक्टीरिया कितने मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों मिलते हैं, ऐसा क्यों? द प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। आपके पास जो प्रोकैरियोट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के जो मेथड है वो काफ़ी ओल्ड है। ठीक है, उनके बेसिस पर आप उनको स्टडी नहीं कर पा रहे। दूसरा, काफ़ी सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं जो कल्चरेबल नहीं है, मतलब आप उनको लैब में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ग्रो कराने के लिए आपके पास न्यूट्रिएंट्स मीडिया नहीं है। आप किसी भी बैक्टीरिया को अगर पेट्री डिश पे ग्रो कराते हो तो पेट्री डिश पर बैक्टीरिया का खाना डालते हो, तो बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है जो उनको चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज। If we accept biochemical and molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. अगर हम मॉलिकुलर बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई करें, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए लेवल पर हम स्टडी करें, तो प्रोकैरियोट की जो स्पीशीज है वो मिलियंस में है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। अब देखो ये डेटा आगे आपको याद करना है, पूरे वर्ल्ड का हमारा लैंड कितना परसेंट है? 2.4। लेकिन 2.4 बस इतना सही है हमारा, पूरे वर्ल्ड का 2.4 लैंड है हमारे पास, और इस 2.4 पर हमारी डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1।
दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उनमें हमारा नाम है, क्योंकि इतनी कम जमीन पर हम 8.1% स्पीशीज वर्ल्ड की लेके बैठे हुए हैं। ठीक, नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, देखिए डेटा डेटा आता जा रहा है, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। तो करीब 45,000 स्पीशीज प्लांट की डिस्कवर्ड हुई हैं, और इसकी डबल हो गई 90,000 एनिमल की स्पीशीज इंडिया से डिस्कवर्ड हुई हैं। हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। इंडिया में कितनी स्पीशीज हैं जो अभी हमारा वेट कर रही हैं कि हम इनको डिस्कवर करें। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हम मेज साइंटिस्ट के डेटा की बात करें, तो 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब जितनी स्पीशीज हैं अभी तक इंडिया में, उसकी सिर्फ 22% स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हुई हैं। अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन, इफ वी एक्सेप्ट मेयर ग्लोबल एस्टिमेट, ठीक है, ये ग्लोबल एस्टिमेट की बात कर रहा है, ग्लोबल डेटा की, ठीक है, तो सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 22% स्पीशीज ही डिस्कवर्ड हुई हैं। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इंडिया के डेटा पर मतलब अप्लाई करें, तो हम ये पाएंगे कि करीब 1 लाख से ज़्यादा प्लांट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आएंगे। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? Would we ever able to complete the inventory of the biological wealth of country? क्या हम इन सभी स्पीशीज को खोज पाएंगे? आंसर है नो। Consider the immense trained manpower, taxonomies and the time required to complete the job. ठीक है, क्योंकि इनको खोजने में बहुत टाइम लगेगा। इतनी मैन पावर, इतने साइंटिस्ट, ठीक है, इतना डेटा, इतने रिसोर्स, खोजने में इतना टाइम लग जाएगा कि पता चला कि आप उस तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गई। समझे भाई, इनको खोजने में इतना टाइम लगेगा कि उससे पहले ऐसा ना हो कि उनमें से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए और आपको पता ही ना चले, है ना। The situation appear more hopeless when we realize that a large fraction of these species face the threat of become extinct even before we discover them. बहुत सारी स्पीशीज तो खतरा फेस कर रही हैं एक्सटिंक्ट होने का। आप उनको डिस्कवर करेंगे उससे पहले वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग। नेचर की जो लाइब्रेरी है स्पीशीज की, वो जल रही है बहुत। इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर, इससे पहले कि हम ये पता लगाएं कि वहां कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं, बट उससे फास्ट तो नेचर जल रहा है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपको मालूम है कि इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ आपका क्या है, इक्वेटर के दोनों तरफ यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट रीजन है, फिर टेम्परेट रीजन है, फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, आर्कटिक रीजन एंड एंटार्क्टिक रीजन। तो इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। आप इक्वेटर से, इक्वेटर पर मतलब ट्रॉपिकल रीजन पर, इक्वेटर पर क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है। आप इक्वेटर से दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएंगे, टेम्परेट रीजन की तरफ जाएंगे, आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन की तरफ जाएंगे, तो डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। तो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है, इक्वेटर पर मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर होती है। ठीक, तो ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, तो आपको एक लैटिट्यूडनल डिफरेंस दिख रहा होगा डाइवर्सिटी के अंदर। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल पे डाइवर्सिटी होगी, उससे कम टेम्परेट पे होगी, उससे कम, बहुत कम आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन पर होगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इवननेस नहीं है, ये आपका अनइवननेस है। ठीक, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रीजन होता है,
ठीक है। और पोल्स जो हैं आपके वहाँ पर आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन है, ठंडी जगह है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिकल लैटिट्यूडल रेंज। ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ टू, ये आप डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन का एग्जांपल है कोलंबिया। ठीक, टेम्परेट रीजन जो है आपका, उसका एग्जांपल है न्यूयॉर्क, और पोलर रीजन का एग्जांपल है आपका ग्रीनलैंड। तो यहाँ देखिए बर्ड की 1400 स्पीशीज है, या 105 या 56। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन पर है, उससे कम टेम्परेट रीजन, और सबसे कम पोलर रीजन पर है बर्ड की स्पीशीज। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो ज़्यादातर रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, जहाँ पर 1200 स्पीशीज से ज़्यादा बर्ड की हैं। ठीक है, अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का एग्जाम्पल क्या बताया, इक्वाडोर। वहाँ पर फॉरेस्ट में आपको वेस्कुलर प्लांट की जो स्पीशीज मिलेंगी वो 10 टाइम्स मिलेंगी एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो मिडवेस्ट ऑफ यूएसए टेम्परेट रीजन का एग्जांपल है, इक्वाडोर ट्रॉपिकल रीजन का एग्जांपल है, और ट्रॉपिकल रीजन पर वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। आप देखो तब से क्या आ रहा है, डेटा ही तो आ रहा है, डेटा ही तो याद करना है, इसलिए इसको एनसीईआरटी से ऐसे ही पढ़ना है। ये सारे डेटा मैं यहाँ पे लिख का उससे क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो मेरे टाइम वेस्ट है, टाइम को वेस्ट करना है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा आपने, है ना, एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट। तो जो अमेजोन फॉरेस्ट है वहां पर करीब 40,000 स्पीशीज है प्लांट की, 3,000 स्पीशीज है फिशेस की। डेटा है बेटा अमेजोन का, याद करना पड़ेगा। 1300 स्पीशीज है बर्ड की, मैमल्स और एम्फीबियंस की 427 स्पीशीज है, रेप्टाइल्स की 378 है, और 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट की वेट कर रही है जिनको अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं किया है, आपका वेट कर रही हैं। आप डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद आप आगे जाओ तो इकोलॉजी में भी कुछ काम कर सकते हैं। वॉट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, ट्रॉपिकल रीजन में इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्या कारण है इसका, चलिए जरा कारण देखते हैं। ठीक है, स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। तो काफी सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन में पिघले हैं, इस तरह के ग्लेशिएशन ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पिघले, इस तरह का ग्लेशिएशन ट्रॉपिकल रीजन में नहीं हुआ। तो टेम्परेट रीजन में काफी सारा ग्लेशिएशन हुआ जिसकी वजह से काफी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, इसलिए ट्रॉपिकल के अंदर स्पीशीज ज्यादा मिलती है। पहला कारण तो ये हो गया। Unlike temperate region subjected to frequent glaciation in past, speciation is generally a function of time. Unlike temperate region subjected to frequent glaciation in past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years. तो काफी millions of year तक tropical region में ऐसा कुछ भी disturbance नहीं हुआ। Thus had a long evolutionary time for species diversification. तो यहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम मिला स्पीशीज को इवॉल्व होने का, और यहाँ नई नई स्पीशीज आपको मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो लेस सीजनल है, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है। अब आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ आपको पता ही ना हो, धूप निकली थी फिर बारिश हो गई, आप रेन कोट पहन के गए तो फिर धूप निकल गई, आपने सोचा धूप है चलो तो फिर बारिश हो गई। तो ऐसी जगह पर आप जल्दी बीमार पड़ेंगे ना,
क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है। ये हालत टेम्परेट रीजन की है। ट्रॉपिकल रीजन में इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल है, कांस्टेंट है कि भाई ऐसा ही रहेगा। तो स्पीशीज अपने आप को अच्छे से अडेप्ट करेगी कि भाई आज बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, रेनकोट की जरूरत नहीं है। आज धूप है तो हाँ भाई हल्की आज तो धूप है भाई, टी शर्ट में काम चल जाएगा। तो यहाँ अच्छे से वो सरवाइव करेगी। ऐसा कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन। अगर ऐसा इन्वायरमेंट होता है तो वो निके स्पेशलाइज, निके मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, एक एडेप्टेशन हो जाता है कि मुझे ये खाना है, अब उठना है, अब मीटिंग करना है, उसका शेड्यूल फिक्स हो जाता है। ठीक। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पर है, यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। एक कारण ये भी है, यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आप ये चीज़ समझिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया? हाँ, इस चीज़ को समझिए, फिर मैं आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप देखिएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। Does the number of species in a community really matter to the function of ecosystem? ठीक है, Does the number of species in a community really matter to the function of ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give definite answers. कि एक एरिया में क्या नंबर ऑफ स्पीशीज मैटर करता है उस एरिया की स्टेबिलिटी के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर काफी सारे इकोलॉजिस्ट क्लियरली नहीं दे पा रहे। फॉर मैनी डिकेड्स ecologists believe that community with more species generally tend to be more stable than those with less species. इसका मतलब समझिए, एक जंगल है, वहां पर आपके पास 20,000 प्लांट है। ठीक, 20,000 प्लांट है, उसमें से आपने 10 प्लांट को काट दिया, तो क्या आपको पता चलेगा जंगल में 10 प्लांट को काटा गया है? नहीं पता चलेगा। इतने सारे प्लांट हैं, उसमें से बीच में से किसी ने एक प्लांट निकाल दिया, फिर आगे जाके 300 मीटर पर एक प्लांट निकाल दिया, ऐसे करके जगह जगह से 10 प्लांट निकाल दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा 20,000 में से 10 प्लांट गए। लेकिन किसी जगह पर अगर 100 प्लांट है, 200 प्लांट है, उनमें से अगर आप 10 प्लांट को निकाल दोगे तो पता चलेगा और उसका इफेक्ट उस एरिया के ऑक्सीजन लेवल पे पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका ज्यादा स्पीशीज होगी तो वहां पर इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। 20,000 एक जगह पर प्लांट है, वहां से 10 काट भी दिए तो वहां की स्टेबिलिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना किसी एरिया में 200 प्लांट है, अगर आपने वहां से 10 काट दिए तो जिस एरिया में जितनी ज्यादा स्पीशीज होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। व्हाट एग्जैक्ट इज स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी? एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब समझिए कि भाई किसी एरिया पे बहुत सारे आपके प्लांट हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके प्लांट हैं। मान लीजिए आपके पास, छोटे सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास आम का बहुत बड़ा बाग है। ठीक, एक टाइम तो आपको उसमें, एक साल में एक टाइम में तो आपको इतने सारे आम मिले, दूसरे सीजन में आपको आम बहुत कम मिले, तीसरे में बहुत ज़्यादा मिले, चौथे में और कम मिले, पांचवे में और कम मिले। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ फ्लक्चुएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो आप इस कम्युनिटी को, इस इकोसिस्टम को स्टेबल नहीं बोलोगे, क्योंकि स्टेबल वही है जहां पर आपका प्रोडक्टिविटी के अंदर वेरिएशन ना मिले। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। देखिए भाई, मैनमेड डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। हमने जंगल में आग लगा दी, है ना, हम गाय भैंस लेके गए और हमने वहां ग्रेजिंग करवा दी, ये तो हमारे द्वारा हुआ। ठीक है, या हमने पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे,
है ना, धीरे धीरे वो पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ, रातों रात तो होगा नहीं, बहुत साल लगते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। और नेचुरल डिस्टर्बेंस भी होता है, अर्थक्वेक आ गया, है ना, फ्लड वगैरह प्राकृतिक आपदाएं आ गई। तो एक इकोसिस्टम को स्टेबल इकोसिस्टम तब माना जाएगा जब वो इकोसिस्टम आपका रेजिस्टेंट हो, मतलब कोई नेचुरल डिस्टरबेंस या कोई मैनमेड डिस्टरबेंस उस इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचा पाए, वो इकोसिस्टम उसके लिए रेजिस्टेंट हो, तो आप उसको स्टेबल बोलेंगे। या फिर रीसाइलेंट हो। रीसाइलेंट का मतलब होता है कि वहां थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ, बट वो सिस्टम उस जगह से इजीली आपका क्या कर गया, ओवरकम कर गया, ठीक है। मतलब वहां पर छोटा सा कोई एग्जांपल ले लीजिए कि किसी एरिया पे थोड़ा सा फ्लड वगैरह आया, ठीक है, थोड़ा सा फ्लड वगैरह आया, लोगों ने साहस दिखाया, हिम्मत जुटाई, एक दूसरे की मदद करी, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद पानी वहाँ से चला गया, है ना, घरों पे जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ उसको घरों को उन्होंने ठीक किया, और जल्दी ही, जैसे जापान में हुआ था, पहले अर्थक्वेक बहुत सारे आते थे, अभी भी अर्थक्वेक आना तो वहाँ नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो वापस से एकदम चीज़ें वापस से वैसी हो जाती है। तो उनके लिए जो अर्थक्वेक आना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, ठीक है, आया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, और वो उस चीज से उभर भी जाते हैं उतनी जल्दी। कोई बड़ी चीज हो, सुनामी उनामी तो अलग चीज हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज आपके इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने आई, उसने आपको थोड़ा बहुत नुकसान किया, बट आप उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर गए, इसको बोलते हैं रीसाइलेंट। पहला कि नेचुरल और मेनमेड डिस्टरबेंस आपको कुछ करे ही ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। दूसरा, करें लेकिन आप उससे ओवरकम जल्दी कर जाएं, इसको बोलते हैं रीसाइलेंट। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज मतलब एक्सोटिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो बाहर से आती है किसी देश में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, वो पुंचिया वाला प्रिकली पियर कैक्टस वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, एक आपने इकॉर्निया का भी सुना होगा, टेरर ऑफ बंगाल। कोई ऐसी स्पीशीज जो हमारे देश में नहीं है, बाहर से आ जाए, ठीक। अब जो स्पीशीज हमारे देश में नहीं है, तो इजीली उसका प्रीडेटर भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो स्पीशीज आकर हमारे इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस कर सकती है, जैसे इकॉर्निया था, उसने किया था, ठीक। तो कोई बाहर की स्पीशीज आके हमारे इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचा पाए, हमारा इकोसिस्टम एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज के लिए अगर रेजिस्टेंट है, तो हमारा इकोसिस्टम स्टेबल है। We don't know how this attribute are linked to the species richness in a community, ठीक है। हमें नहीं मालूम ये सारी की सारी जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको दिखाए, रेजिस्टेंट, रीसाइलेंट और लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, हमें नहीं मालूम कि ये सारे फैक्टर किसी कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस को कैसे बढ़ाएंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन डेविड टिलमैन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जहां स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, वहां बायोमास में वेरिएशन बहुत कम मिलेगा। 20,000 प्लांट है, 5 प्लांट काट भी दिए तो बायोमास में कोई इतना वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर में उतना वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन 200 प्लांट है, 10 प्लांट काट दिए तो बायोमास ऑर्गेनिक मैटर में वेरिएशन आएगा। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी, उतना कम वेरिएशन होगा बायोमास में। He also showed that in his experiment, increased diversity contribute to higher productivity. जंगल में जितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल होंगे, उतने फूड के रिसोर्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा फूड चेन होगी, उतनी ज्यादा फूड वेब होगी, तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा का पूरा। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of ecosystem, हालांकि हमें ये चीज क्लियरली नहीं पता कि किसी जंगल में अगर स्पीशीज ज्यादा है तो वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में किस तरीके से योगदान है, हमें क्लियरली नहीं पता। We now enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health. इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ही ज़्यादा स्पीशीज होना ज़रूरी नहीं है, कि ज़्यादा स्पीशीज होगी तो इससे फ़ायदा इकोसिस्टम को ही नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है। जितना ये बाकी डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल के लिए स्पीशीज रिचनेस ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ह्यूमन के लिए भी है।
एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस, जब हम एक मतलब सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, खतरे की घंटी है, हम इतनी स्पीड से स्पीशीज का लॉस हमारे सामने हो रहा है, तो कोई आपसे पूछ सकता है, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट? अगर कुछ स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो भी जाए, तो डज इट रियली मैटर? क्या ये आपको फर्क पड़ता है इस चीज से? वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर? मतलब एक फ्रॉग की स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज फ्रॉग की वेस्टर्न घाट से अगर गायब हो जाए, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाउ इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ वी से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज ऑफ एंट ऑन अर्थ? 20,000 में से सिर्फ 15,000 बची और 5,000 आपकी गायब हो गई, तो भाई फर्क तो पड़ेगा। ज्यादा स्पीशीज गायब हुई, यहां एक ही स्पीशीज गायब हुई फ्रॉग की, यहां 15,000 बची, 5,000 गायब हुई, यहां ज्यादा फर्क पड़ेगा, यहां नहीं पड़ेगा। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए आप, देर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच निव क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन से इनके डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकते, ठीक, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, ठीक है, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं और उससे बच्चों को समझा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट का मतलब क्या होता है? रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट, नट बोल्ट है ना, जैसे जैसे चेयर है, चेयर्स के अंदर नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जो सीट्स होती हैं जहां बैठते हैं उसमें भी नट बोल्ट होते हैं, एरोप्लेन के जो विंग्स हैं उसमें भी नट बोल्ट होते हैं। भाई एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है? नट बोल्ट तो होंगे ना, तो नट बोल्ट को बोलते हैं रिवेट। इन्होंने एरोप्लेन को माना इकोसिस्टम, इन्होंने एरोप्लेन से एग्जांपल देके बताया है कि एरोप्लेन का मतलब है इकोसिस्टम, और एरोप्लेन में जो चेयर है उसके जो नट बोल्ट है, उसके जो रिवेट्स हैं, उन नट बोल्ट को माना है नॉर्मल स्पीशीज, जैसे कि आम स्पीशीज होती हैं जंगल में। लेकिन एरोप्लेन में जो विंग्स हैं, उसकी जो विंग्स हैं एरोप्लेन की, उन विंग्स में जो नट बोल्ट हैं, जो रिवेट हैं, उनको माना गया है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जिसका इकोसिस्टम में बहुत मेजर रोल होता है। जैसे डेजर्ट में कैमल का रोल बहुत ज्यादा है, तो डेजर्ट में कैमल कीस्टोन स्पीशीज है। जंगल में लायन का रोल बहुत ज्यादा है, तो जंगल में लायन कीस्टोन स्पीशीज है। फिर से समझिएगा, एरोप्लेन का मतलब है इकोसिस्टम, एरोप्लेन के अंदर जो चेयर्स हैं उनमें जो नट बोल्ट हैं जिनको मैं रिवेट बोल रहा हूं, उसका मतलब है नॉर्मल स्पीशीज। लेकिन एरोप्लेन में जो विंग्स हैं उनमें जो नट बोल्ट हैं, जो रिवेट्स हैं, उनको मैं बोल रहा हूं कीस्टोन स्पीशीज, मतलब इंपॉर्टेंट स्पीशीज। अब देखिए, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी पॉल एरलिक ने। इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। तो एरोप्लेन्स में जो इतने सारे पार्ट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं नट बोल्ट के थ्रू, रिवेट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। और रिवेट्स का मतलब क्या है? रिवेट्स का मतलब है स्पीशीज, है ना। रिवेट्स चेयर में भी हैं, वहां पे भी रिवेट स्पीशीज हैं, वहां नॉर्मल स्पीशीज हैं। रिवेट्स आपके विंग्स में हैं, वहां पे भी वो स्पीशीज हैं, बट वहां वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, कीस्टोन स्पीशीज हैं। अब समझिए, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक। देखिए, हर पैसेंजर, मान लीजिए उसके अंदर 100 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, एरोप्लेन लैंड हुआ, इन 100 पैसेंजर ने क्या किया, अपनी अपनी चेयर से एक नट बोल्ट निकाल के अपने घर ले गए। तो 100 नट बोल्ट निकल गए, हर चेयर से एक नट बोल्ट निकला। तो इसकी वजह से अब जब ये प्लेन दोबारा से उड़ेगा तो उसकी सेफ्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा शुरू में, लेकिन दूसरी लैंडिंग में फिर 100 लोगों ने एक एक नट बोल्ट निकाल लिया,
तीसरी लैंडिंग में फिर 100 लोगों ने एक एक नट बोल्ट निकाल लिया, चौथी लैंडिंग में फिर 100 लोगों ने एक एक नट बोल्ट निकाल लिया, तो भाई फ्लाइट की जो सेफ्टी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। और नट बोल्ट का मतलब क्या है, स्पीशीज है। देखिए, तो किसी एरिया से अगर कुछ स्पीशीज गायब हो जाए तो शुरू में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली वो हर साल इस तरीके से गायब होती रहे थोड़े थोड़े इंटरवल के टाइम, तो एक समय आएगा कि उस बड़े जंगल को भी पता चलेगा कि भाई स्पीशीज गायब हो रही हैं, उस जंगल की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, शुरू में नहीं पड़ेगा। देखिए, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवर टू टेक होम, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety initially, but as more and more rivets are removed, लेकिन ज़्यादा आप नट बोल्ट निकालते जाओगे तो प्लेन धीरे धीरे वीक होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर मोर, इसके अलावा आप कौन सा नट बोल्ट निकालते हैं ये भी फर्क पड़ता है। आपने शुरू में आप सोचो, आप एरोप्लेन में बैठे हुए हो और दो आदमी एरोप्लेन के विंग्स पे चढ़े हुए और वहां का नट बोल्ट निकाल रहे हैं। भाई अगर विंग्स के 2-3 नट बोल्ट निकाल लिए तो भाई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब एक आदमी एरोप्लेन के, मान लीजिए आप ऐसे समझिए, पहली लैंडिंग में 100 चेयर में से एक एक नट बोल्ट निकाल लिया, 100 नट बोल्ट निकाल लिए, लेकिन अगर विंग्स के 5-6 नट बोल्ट निकाल लिए तो भाई वहां ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कौन सा नट बोल्ट निकाल रहे हो, कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, इससे फ्लाइट की सेफ्टी पे फर्क एक टाइम के बाद जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट नट बोल्ट निकाल दिया, विंग्स का ही नट बोल्ट खोल दिया, ठीक है, मतलब की स्टोन स्पीशीज जो जंगल की इंपॉर्टेंट स्पीशीज, अगर वही एक्सटिंक्ट हो गई तो इकोसिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। विच रिवेट इज रिमूव मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स की स्टोन स्पीशीज that drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seats or window। खिड़की के और कुर्सी के रिवेट निकाल के ले जाओ नट बोल्ट, उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई चढ़ा हुआ है विंग्स पे खोलने पे तो भाई खेला हो जाएगा। नहीं नहीं भी थैंक यू कहां से आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आप इसको समझिए, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बच्चों आप खुद सोचिए, एक अगर मैं जनरल बात करूं, जितना बड़ा जंगल होगा उतनी ज़्यादा प्लांट एनिमल होंगे, उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते जाते हो, एरिया को एक्सप्लोर करते जाते हो, तो डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक, साउथ अमेरिकन जंगल को एक्सप्लोर किया गया एक जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ठीक है, उन्होंने बताया कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है विद एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। जैसे जैसे आप एरिया को एक्सप्लोर करते जाओगे स्पीशीज रिचनेस का नंबर बढ़ेगा। ठीक, तो अगर आप यहां पर कर्व देखोगे, एस देखिए, लॉग एस लॉग सी जेड लॉग ए इक्वेशन है, डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक, तो ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका बनेगा, लेकिन जब लॉग स्केल पर आप देखोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, नोट दैट ऑन अ लॉग स्केल द रिलेशनशिप बिकम लीनियर। और वैसे ये जो कर्व है, ठीक है, देखिए, इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और लॉगरिथम में आप देखोगे तो लाइन कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, अब ये जो जेड की वैल्यू है, स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट, जेड की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा जेड की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ठीक, देखिए, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plant in Britain, birds in California, mollusca in New York, the slope of the regression line are amazingly similar। ये छोटे एरिया हैं, ठीक है, ब्रिटेन में प्लांट का मिलना, बर्ड्स का कैलिफोर्निया में मिलना, मोलस्का का न्यूयॉर्क में मिलना, तो इन छोटे एरियाज के अंदर जेड की वैल्यू कम है। जेड की वैल्यू कम है मतलब स्पीशीज रिचनेस कम है। ठीक,
लेकिन इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, अगर आप किसी बड़े एरिया में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखोगे तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी। छोटे एरिया में स्पीशीज रिचनेस कम, जेड की वैल्यू कम। बड़े एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा, जेड की वैल्यू ज्यादा। यू विल फाइंड आउट दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बिकम मच स्टीपर, ठीक है, मच स्टीपर। कब? जब एरिया बड़ा होगा। तो इस एरिया में जेड की वैल्यू होगी 0.6 से 1.2। डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब एरिया बड़ा है, तो वहां पर वैल्यू आएगी जेड की 1.15, ठीक है। तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? स्टीपर, जितना स्टीपर होगा स्लोप आपका, उतनी ही ज्यादा आपका स्पीशीज रिचनेस होगी। बस इतना याद रखना। ये हमने पढ़ लिया, ठीक। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। अब पूरा पोर्शन आसान है, आप देखेंगे अभी तक जितनी भी चीजें आई उसमें डेटा ज्यादा था, है ना। चलिए। While it is doubtful if any new species are being added through speciation, ठीक है, speciation का मतलब होता है origin of new species into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and accusing finger is clearly pointing to human activity. ठीक है, while it is doubtful if any species are being added into the earth treasury, there is no doubt about the continuing losses. अगर कोई न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड होती भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस स्पीशीज का लॉस हो रहा है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, और उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही हैं। मतलब मेरे ऊपर नहीं, सभी के ऊपर उठ रही हैं। हमारी एक्टिविटी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, ठीक, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जगह है, ठीक, वहां पर ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ उसकी वजह से 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई। जिम्मेदार कौन? तुम सब जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, ठीक। IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट निकाली, उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज, ठीक है, आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, और 87 प्लांट्स हैं इन लास्ट 500 ईयर्स। डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपका, जैसे आपका डोडो मॉरिशियस, क्वेगा अफ्रीका में, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सीकाउ रशिया में, और 3 सब स्पीशीज बाली जुआन कैस्पियन, किसकी? टाइगर की। ये आपकी डिसअपियर हो चुके हैं, ये जितने भी हैं रिसेंट एक्सटिंक्शन है, ये गायब हो चुके हैं। लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज। तो आखिरी 200 साल के आखिरी 20 ईयर्स के अंदर 27 स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। मतलब ये जो एक्सटिंक्ट हुई हैं चीजें, ये रैंडम नहीं हुई हैं, अचानक से नहीं हुई हैं। सम ग्रुप लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, जैसे एम्फीबियंस हैं वो ज्यादा खतरे के कगार पर हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। एडिंग टू ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड, मतलब 15,500 स्पीशीज एक्सटिंक्ट का खतरा फेस कर रही हैं। आने वाले टाइम पर ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, पूरी बर्ड स्पीशीज का 12%, 23% मैमिलियन स्पीशीज, 32% एम्फीबियन स्पीशीज, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज एक्सटिंक्ट का खतरा फेस कर रही हैं। आने वाले टाइम पर ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अब बताइए इसमें क्या समझाऊं? डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड,
ठीक है, जो हमारे फॉसिल्स जो अवशेष हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वी लर्न दैट large scale loss of species like the one we are currently witnessing have happened earlier even before human appeared in this sea। मतलब जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि काफ़ी सारी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन बहुत पहले हुआ है जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, बट एक टाइम में भी एक्सटिंक्शन हुआ है जहां ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं पहले की, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। अभी तक हम एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड देख चुके हैं, उन 5 के अंदर ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो 6th एपिसोड आप देखेंगे, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होगा, जिसमें रोल ह्यूमन का होगा, उसको 6th एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। तो आप देखिए 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, 6th एक्सटिंक्शन प्रोग्रेस में है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, प्रीवियस में 2 एपिसोड प्रीवियस में कैसे कैसे एक्सटिंक्शन हुए हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन हुए हैं और मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। कहीं पर जो अपने आप को इन्वायरमेंट में एडेप्ट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसको नेचुरल एक्सटिंक्शन बोला। मास एक्सटिंक्शन में कैटास्ट्रॉफ हुआ, ठीक है, उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, द डिफरेंसेस इज इन द रेट। जो करंट एक्सटिंक्शन चल रहा है जिसको मैं 6th एक्सटिंक्शन कह रहा हूं, वो एक्सटिंक्शन 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है देन इन प्री ह्यूमन टाइप्स। मतलब जो 5 एक्सटिंक्शन पहले हुए हैं जिसमें नेचुरल एक्सटिंक्शन है, मास एक्सटिंक्शन है, ये जो 5 एक्सटिंक्शन पहले हुए हैं जिनमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ठीक। लेकिन अब जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो चल रहा है 6th एक्सटिंक्शन जिसमें ह्यूमन का रोल है, ये एक्सटिंक्शन उन एक्सटिंक्शन से 100 से 1000 टाइम ज्यादा फास्ट है। इसके लिए हमारी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट अगर ये प्रेजेंट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो अगले 100 साल में सारी की सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ह्यूमन ह्यूमन के द्वारा जो एक्सटिंक्शन है उसको आप बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, उसको बोलते हैं एंथ्रोजेनिक एक्सटिंक्शन, जो हमारे द्वारा हो रहा है, जिसको मैं 6th एक्सटिंक्शन कह रहा हूं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड्स टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे, ठीक। अब बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे तो जो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस आपका होगा, ड्रॉट आएगा आपका, ठीक है, इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी आ जाएगी, मतलब जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। जब बहुत सारे प्लांट मरेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, डिजीज बहुत ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। पेस्ट को मारने वाले हो सकता है प्रीडेटर जो हैं वो भी मर जाएं। तो कहीं ना कहीं प्रे प्रीडेटर और जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, या फूड चेन है या फूड वेब है, ठीक है, या एनर्जी का फ्लो है ना, या मिनरल साइकिलिंग है, ये सब चीजें ओवरऑल इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण क्या है? द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे बड़ा कारण है हम लोग, हमारी एक्टिविटीज, ठीक है। 4 कारण है, उन 4 कारण को मिलाकर बोला है एविल क्वार्टेट। तो कितने कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के? 4 कारण हैं। उन 4 कारण को मिलाकर आपने बोला है एविल क्वार्टेट, जिसमें पहला कारण है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक टाइम था जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया था वो 14% था अर्थ लैंड का, ठीक है। लेकिन अब वो कितना रह गया? सिर्फ करीब 6% तक रह गया है।
नो मोर देन 6%। मतलब एक टाइम था जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% एरिया ऑक्यूपाई करते थे, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ 6% के करीब आ गया है और ये बहुत फास्टली डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। ठीक है, बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, 1,000 more हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट। तो अब इस चैप्टर को रात में 4 बार मत पढ़ देना, नहीं तो 4,000 हेक्टेयर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इतनी स्पीड से हो रहा है कि जब तक आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। द Amazon रेन फॉरेस्ट इट्स सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, करीब 20% ऑक्सीजन जो है हमें पूरे वर्ल्ड का, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से मिलता है, इसलिए इनको लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज is being cut and clear for cultivating सोयाबीन। वहां सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए वहां बहुत सारी स्पीशीज को किल्ड किया गया। ठीक, और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेसिंग बीफ कैटल। ठीक है, तो कैटल को वहां कल्टीवेट करने के लिए, उनके डोमेस्टिकेशन के लिए वहां पर बहुत सारे प्लांट्स को काटा गया और बहुत सारे एरिया को ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक, इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो भी एक कारण है, पॉल्यूशन भी हमारे द्वारा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। When large habitat are broken up to small fragment, जब कोई बड़ा एरिया, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, हमारी एक्टिविटी की वजह से हमने इतने एरिया में घास काट दिए, फिर कुछ सालों बाद हमने इस एरिया में घास काटे, कुछ सालों बाद इतने एरिया में घास काटे, तो ऐसे ऐसे जहां जहां हम घास काटते गए वहां पर छोटे छोटे पैचेस बनते गए जहां पर कोई भी स्पीशीज नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे पैचेस मीट कर जाएंगे और एक बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा जहां पर कोई भी प्लांट स्पीशीज नहीं है। ऐसे एरिया को आप डेजर्ट बोलेंगे। When large habitat are broken into small fragments due to various human activities, mammals and bird requiring large territory, तो जो बर्ड्स होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, तो जिनको बड़ा एरिया चाहिए वो एनिमल्स ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैमल्स हो गया, और जो बर्ड्स जिनको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, या माइग्रेटरी हैबिट्स जिनकी होती है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गई। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करोगे, वेस्ट करोगे, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल को इस तरीके से वेस्ट मत करिए कि नहा रहे हैं नहाते ही जा रहे हैं, ठीक है, नल चल रहा है तो चल रहा है, टप 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 गिर रहा है तो गिर ही रहा है। ठीक है, तो आप किसी चीज को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट करोगे तो एक समय आएगा कि वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। ठीक, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आदमी की जो, आदमी लालची होता जा रहा है, लालची हो गए हो तुम लोग भी, मैं भी लालची हूं। ठीक है, तो नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, ठीक है, जरूरतें जब लालच में कन्वर्ट हो जाए तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फिर आप जरूरत से ज्यादा संसाधनों को यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो लास्ट 500 एक्सटिंक्ट ईयर्स में स्टीलर सी काउ पैसेंजर पिजन था ना, कबूतर, जा जा जा, अब बेटा वो चला ही गया, एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। हमारी हरकतों की वजह से स्टीलर सी काउ और पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गए। Presently, many marine fish population around the world are over harvested। उनका जरूरत से ज्यादा वो किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, और इनका भी एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज को बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती बट किसी दूसरे कंट्री से हमारे अंदर आ जाए, ठीक है, और वो फिर हमारे यहाँ पर तबाही फैलाएगी। ठीक है, तो इससे भी खतरा होता है हमारी डाइवर्सिटी को। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever the purpose, some of them
टर्न इनवेसिव, खतरनाक, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। इंडिजीनियस स्पीशीज जो हमारी देश की स्पीशीज है उसको खतरा है। द नैली पर्च जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी कहां पर, लेक विक्टोरिया में, कहां, ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल फिश थी, इंडिजीनियस फिशेस थी उस जगह की, उसका नाम था चिचलिड फिश। तो करीब 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई एक बाहरी एनिमल के आने की वजह से, एक बाहरी फिश के आने की वजह से। उसका नाम है नाइल पर्च। तो नाइल पर्च एक्सोटिक स्पीशीज हुई। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posted to our native species by invasive weed species like carrot grass. पार्थीनियम एक्सोटिक स्पीशीज है, वीट के साथ आया था। लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ ये भी एक्सोटिक स्पीशीज है, ठीक। इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल। द रीसेंट जो अब हुआ है लेटेस्ट इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ किसका, कैटफिश का, क्या नाम है, क्लेरियस गैरापाइनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस, ठीक है, जिसकी वजह से जो वहां की हमारे देश की इंडिजीनियस कैट फिशेज हैं हमारी नदियों में, उनको खतरा है। को एक्सटिंक्शन कि तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, ठीक है। देखिए, when a species become extinct the plant and animal species associated with in obligatory way also become extinct। अगर कोई प्लांट किसी स्पीशीज पे डिपेंड है पॉलिनेशन के लिए, तो जब वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम में जो प्लांट की जो प्रजातियां हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगर कोई प्रीडेटर अपनी किसी प्रे पर डिपेंड है, किसी स्पीशीज पर, अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गए तो उसके ऊपर डिपेंड जो एनिमल है, जो प्रीडेटर है, वो भी आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। को एक्सटिंक्शन व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर कोई होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो इसके ऊपर जो पैरासाइट होंगे वो भी आपके मर जाएंगे। इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट ऑल्सो मीट द सेम फेट, पैरासाइट भी मरेंगे अगर होस्ट मरेगा। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। ये आपको बताया गया था, कहाँ बताया गया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर। को इवोल्यूशन याद करिए, को इवोल्यूशन आपको म्यूचुअलिज्म के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया गया था, नोट्स चेक कर लीजिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व करें। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? देयर आर मेनी रीजन, some obvious and other not so obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories: narrow, broadly and ethical। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसके तीन फायदे दिए गए हैं, तीन फायदे। पहला फायदा है नैरो यूटिलिरियन, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिरियन, तीसरा है एथिकल, ठीक है। नैरो के अंदर आएगा कि आपको आपको प्लांट से लकड़ियां मिल रही हैं जलाने के लिए, बैट बनाने के लिए लकड़ियां मिल रही हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां मिल रही हैं, ऑयल मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, पेपर मिल रहे हैं, ये सब नैरो में आएगा। ब्रॉड, बड़ा सोचोगे कि प्रकृति का फायदा क्या है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। और इथिकल में चीजें आएंगी कि भाई हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रकृति के किसी भी जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाएं, जहां आप इथिक्स, मॉरल, कल्चर्स, वैल्यू की बात करेंगे। The narrow utilitarian argument for conserving biodiversity are obvious human derived countless direct economic benefit। मतलब वो चीजें जो ह्यूमन को सीधा प्लांट से मिल जाती हैं, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है भाई, सीरियल्स मिल रहे हैं, व्हीट, मेज, राइस, पल्सेस, फ्रूट मिल रहे हैं, है ना, टमाटर खा रहे हो आप, लौकी खा रहे हो, कद्दू खा रहे हो, आम खा रहे हो, केला भी खा रहे हो, ठीक है, सेब भी खा रहे हो। फायरवुड, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, घर बनाने के लिए सामान, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, ये सब मिल रहा है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो ये सब नैरो यूटिलिरियन हो गया, छोटी चीजें। मोर देन 25% ऑफ ड्रग जो मार्केट में बेची जाती है वो आपकी प्लांट से निकाली जाती है, ठीक है। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो 25,000 स्पीशीज जो है प्लांट की, वो मेडिसिन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। Nobody knows how many more medicinal useful plant there are in tropical rainforest waiting to be explored। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं
जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें डिस्कवर करें, उनको एक्सप्लोर करें। विद इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आप स्पीशीज को, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करो अपने फायदे के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इस ब्रांच को आप बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हो। ब्रॉडली यूटिलिरियन में आपके क्या क्या आ गए? द फास्ट ड्विल्लिंग अमेजन फॉरेस्ट कितना ऑक्सीजन देता है? 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ। पूरे अर्थ पे का ऑक्सीजन का 20% अमेजोन से आता है। ठीक है, तो क्या आप इसको इकोनॉमिक वैल्यू का टैग लगाएंगे? नहीं भाई, ये इकोनॉमिक में थोड़ी ना आएगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक, यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। जब कोरोना आया था, देखो ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी हुई थी। ठीक, पॉली और यहाँ आपको ये लोग ऑक्सीजन देते हैं प्लांट। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैनॉट गिव अस फ्रूट और सीड इज अनदर सर्वाइव। पॉलिनेशन भी ब्रॉड में आएगा। ठीक है, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैनॉट गिव अस फ्रूट और सीड। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तो भैया कितने सारे जो प्लांट्स हैं वो आपके मर जाएंगे। ठीक है, तो इट्स अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू प्लानेटरी लेवल बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinator? There are other intangible benefit that we derive from nature, the aesthetic pleasure. तो पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा पॉलिनेशन हो गया, तीसरा एस्थेटिक प्लेजर। जब आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आप देखते हैं कोयल कू कू कर रही है, तो वो जो प्लेजर है, एस्थेटिक प्लेजर, वो फैसिनेटिंग। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना? ग्रीनरी ग्रीनरी, आप कहीं जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे, ग्रीनरी है ना, उसी में आप 20 30 40 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाते हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, अरे जाना है गांव में जाओ, खेत में जाओ, गन्ने के वहाँ जाओ, कितना हरा है, ट्यूबवेल में नहाओ। अरे वो है एक्चुअल जो वो चीज़ है ना? जा रहे हो गोवा, जा रहे हो गोवा, जा रहे हो, अरे दीवाने पहले अंडरस्टैंडिंग तो बना लो, तब चले जाना गोवा। अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, शादी हुई और सीधा गोवा जा रहे हो। अरे भाई, अगले पार्टनर को पहले समझ लो, जान लो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए 10 20 दिन बाद चले जाना गोवा। शादी हुई, अगले दिन फेसबुक पे स्टेटस आता है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके दिल्ली से टू गोवा। अरे भाई, जान पहचान भी नहीं है, जानते भी नहीं हो एक दूसरे को, समझ लीजिए। प्यार मोहब्बत का, इमोशंस का रिलेशन होता है शादी, है ना? एक दूसरे को समझ लीजिए, एक रिस्पेक्टफुल वाले रिलेशन में आ जाइए, कंफर्ट जोन में आ जाइए, फिर चले जाना गोवा, है ना? फिर गोवा ही क्यों जाना है भाई, गांव में जाओ। ठीक, चलो आ जाओ। दैट वी derive फ्रॉम द नेचर द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर। ठीक है, आप फूल देखते हो, बुलबुल गाना गा रही हो, एस्थेटिक प्लेजर, दिमाग को कितनी शांति मिलती है। ठीक, इथिकल, इथिकल के अंदर सिर्फ वही चीजें आ जाएंगे कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। Ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal, and micro species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has intrinsic value. चींटी की भी अपनी एक वैल्यू है, सब एनिमल की अपनी एक वैल्यू है। ये नहीं कि कुत्ता बैठा हुआ है तुम्हारे कहीं गली में, पत्थर उठा के मार दिया, नहीं। हर हर जीव में अपनी एक जान है, किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। even if it may not be current or any economic value to us. ठीक है, we have a moral duty to care for their, we have a moral duty to care for their well-being and pass on biological legacy. समझ गए ना? परंपरा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान की बातें हो रही हैं। How do we conserve biodiversity? हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? When we conserve and protect the, देखो तुम, कितना आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, याद करना है। ठीक है, when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक टाइगर को सेव करना चाहते हो जंगल में,
तो आप पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट कर दो। तो टाइगर के चक्कर में जो बाकी शेर, भालू, गिद्दड़, बाकी जो एनिमल है, बाकी जो प्लांट है, सब प्रोटेक्ट हो गए। समझे? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पूरा जंगल ही प्रोटेक्ट हो गया, बट ये बहुत महंगा पड़ता है। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए, अगर आपके देश में टाइगर का नंबर कम होता जा रहा है तो दो तरीके हैं। आप उस टाइगर को उस जंगल को में ही प्रोटेक्ट कर दो, जहां वो टाइगर था, उसका जो नेचुरल हैबिटेट था उसको वहीं प्रोटेक्ट कर दो, पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर दो, टाइगर भी प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जो जिसका नेचुरल हैबिटेट है उसको वहीं घेर लो, वहीं प्रोटेक्ट करो। एक होता है एक्सीटू कंजर्वेशन, कि सिर्फ टाइगर का नंबर कम हो रहा है ना, बाकी एनिमल का नंबर तो ठीक ठाक है। हाँ, तो एक काम करो, उस टाइगर को उस जंगल से उठा लो और उसको लेकर आ जाओ, जूलॉजिकल पार्क में डाल दो। जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा पार्क है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप उस एनिमल को वैसी ही कंडीशन देने की कोशिश करते हो जैसा वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में था। बट वो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता जूलॉजिकल पार्क। भाई जंगल में एनिमल ज्यादा खुश होगा। ठीक है, आप जंगल से एनिमल को उठा के ले आए, एक पिंजड़े के अंदर उसको डाल दिया, वहां उसको खाना दे रहे हो। उसके बाद उसको अगर घुमाना है तो उस टाइगर को 1-2 किलोमीटर एरिया में खुला भी छोड़ देते हो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूं, लेकिन वो घर में होता नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन, कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जंगल से टाइगर को उठा के ले आए और एक जगह पर प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको नेचुरल कंडीशन देने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप जूलॉजिकल पार्क बोल रहे हो। तो जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो एक्सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइगर को उसके जंगल में ही प्रोटेक्ट करना है ऑन साइट, इसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और एक्स सीटू में ऑफ साइट, ऑफ द फील्ड, वहां से उठा के ले आए। However, when there are situation when an animal or plant is endangered or threatened, endangered का मतलब होता है कि थोड़े टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, और threatened organism facing very high risk of extinction in the wild in the near future। ठीक है, फ्यूचर में बहुत हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का, अगर उसको संभाला नहीं गया तो फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक्सीटू कंजर्वेशन इज डिजायरेबल अप्रोच। ठीक है भाई, आपको पता चल गया कि टाइगर का नंबर बहुत कम हो गया, तो रिस्क नहीं लेना, उसको वहां से उठा के ले आओ और उसको, जैसे मैंने आपको बताया, जूलॉजिकल पार्क में प्रोटेक्ट करो। उसको बोलते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। फेस विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मैनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो भाई टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे जंगल को प्रोटेक्ट क्यों करें? काफी लोगों को ये अनरियलिस्टिक लगता है, बहुत खर्चा आता है। ठीक है, इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ, द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो स्पीशीज हमारा वेट कर रही हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, जिनको हमें बचाना है, उनका नंबर कई ज्यादा है। मतलब हमारे पास बचाने के इतने तरीके नहीं हैं जितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने का वेट कर रही हैं। इतने तरीके नहीं है स्पीशीज को बचाने के जितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने का खतरा फेस कर रही हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय कंजर्वेशनिस्ट। अब आप यहां पर देखिए, कुछ नहीं मेरा एड्रेस था। ठीक है, हाँ, लीक मत करना कहीं पर। ठीक है, हाँ, आ जाओ। दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्टिंग सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। देखिए, दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो कुछ हॉटस्पॉट्स रीजन बनाए गए हैं जिनको हम पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हॉटस्पॉट रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। आप किस बेसिस पर किसी एरिया को हॉटस्पॉट बोलोगे? बताओ किस बेसिस पे बोलोगे? मैं कहूं कि
मेरे देहरादून में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर जो स्पीशीज मिलती है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती। तो इसका मतलब उस स्पीशीज की वैल्यू बढ़ गई। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले और वो भारत में कहीं भी ना मिले। ठीक। तो आप हॉटस्पॉट किस बेसिस पर बोलेंगे? हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, हॉटस्पॉट में स्पीशीज रिचनेस मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलनी चाहिए हॉटस्पॉट रीजन में, बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलनी चाहिए, तो हम उस एरिया को हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। हम उस एरिया को भी हॉटस्पॉट्स में डाल सकते हैं जहां पर कोई ऐसी स्पीशीज मिल रही है जो पूरे इंडिया में नहीं मिल रही है। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस चाहिए, एंडेमिज्म चाहिए, स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, नॉट फाउंड एल्स। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड। ऐसे 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड। तो अब टोटल हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में कितने हो गए हैं? 34। हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो द रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ठीक है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस मतलब कि देखिए, हॉटस्पॉट ऐसा रीजन है जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, अगर यहां कुछ भी इफेक्ट हुआ, कुछ भी यहां नुकसान पहुंचाया गया, तो इसका इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड पर, ग्लोबल लेवल पर दिखेगा। भाई, एक टाइम था अमेजोन रेन फॉरेस्ट जल रहा था, तो सब लोग चिंता करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन देता है वर्ल्ड का, अर्थ पे। तो भाई अब मैं जहां रह रहा हूं, मेरे घर पे रह रहा हूं, 4 5 10 पेड़ काट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अमेजोन में थोड़ी सी भी आग लगी तो लोग एकदम डर जाएंगे कि भाई, समझ रहे हो? तो जो हॉटस्पॉट रीजन होता है, अगर वहां थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ या कुछ हुआ, उसका जो असर है वो ग्लोबल लेवल पे आपको दिखेगा। हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। 3 of these hotspots, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ये 3 हैं आपके जो आपको याद करने हैं। कवर आर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth land area, तो पूरे अर्थ का जो लैंड है उसका 2% से भी कम एरिया ये कवर करते हैं। एरिया तो बहुत कम कवर करते हैं, बट स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। The number of species that collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by 30%. अगर हम इन्हीं एरिया को प्रोटेक्ट कर लें तो हम करीब 30% एक्सटिंक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड। अब देखिए यहां पर 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। 3 चीजें यहां पर दी हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। पहला दिया है बायोस्फीयर रीजन, दूसरा दिया है आपका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क नहीं है, नेशनल पार्क, और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड 40 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं? ये तीनों के तीनों आपके आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, जो किसी एरिया के जो ट्राइबल लोग होते हैं, वहां के लोग, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 1975 में ये चीज लॉन्च की गई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत? MAB के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, जिसमें इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें किसी भी एरिया को, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि देहरादून में ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं देहरादून में उस एरिया को 3 जोन में डिवाइड कर दूंगा। सबसे अंदर जो जोन है वो कोर जोन है, उसके बाहर बफर जोन, और सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन। आप कभी किसी नेशनल पार्क में अगर गए होंगे, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, या आप कहीं पे भी गए होंगे, आपने कहा कि मुझे टाइगर देखना है, या रणथंभौर गए, तो आप याद करिए कि कई बार आपका उल्लू बनाया गया होगा कि हम आपको टाइगर दिखाएंगे। ठीक है, वो आपको जंगल में घुमा के ले आए और आपको कोई भी टाइगर नहीं मिला, क्योंकि वो जंगल के कोर जोन में नहीं गए। टाइगर पूरे जंगल में नहीं होता है, उस जंगल का भी, उस पर्टिकुलर एरिया में एक रीजन होता है जिस एरिया को एकदम बाउंड्री किया जाता है कि टाइगर इसी एरिया में होगा।
उस एरिया में नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, उस एरिया में नहीं जाने दिया जाता, वहां सेलिब्रिटी को जाने दिया जाता है कि सेलिब्रिटी को लेके गए, ठीक है। कहने का मतलब है कि उस एरिया में मैक्सिमम टाइगर वहीं मिलेंगे, एक आधा टाइगर वहां से दूसरी जोन में आ गया तो अलग बात है। कोर जोन, ठीक है, काल मूवी देखना पता चलेगा, पढ़ाई कर लो, काल मूवी देखना तो ही पता चलेगा, यही पता चल जाएगा। देखो, तो मान लीजिए देहरादून के किसी जंगल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस जंगल का जो सेंटर वाला पार्ट है कोर जोन, जहां पर अगर कोई घुस गया आदमी तो देखते गोली मार देंगे, वहां कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। थोड़ा बाहर का एरिया बफर जोन, जहां पर आप पेड़ पौधों का कोई सैंपल या कोई एनिमल का सैंपल या उनका कोई फीकल मैटर को आप कलेक्ट कर सकते हैं रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं बफर जोन। और और आपका सबसे बाहर है आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन जहां पर आप लकड़ियां वकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो मेडिसिन के लिए, फल वगैरह के लिए, फल खा सकते हो तोड़ के, मतलब थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो यहाँ अलाउ होती है, ठीक। कोर जोन में बिल्कुल अलाउ नहीं होती। तो बायोस्फीयर रीजन के 3 जोन होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। नेशनल पार्क में फ्लोरा फोना दोनों को आप प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रेजिंग, फैलिंग ऑफ ट्रीज, हैबिटेट मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें यहां पर अलाउ नहीं है, आप गाय भैंस ले जा नहीं सकते चराने के लिए। सेंचुरीज में आप एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ियां वकड़ियां कलेक्ट करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करना, ये वहां पर अलाउ होती है। ये तीनों के अंदर डिफरेंस है, ये तीनों इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, ठीक। यहां पर थे हम, ये हमारा हो गया। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड। काफी जैसे उसमें होता है ना कि जंगल का ये एरिया हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यहाँ देवी माँ का प्रकोप है, कि यहाँ शक्तिशाली है, लोगों की एक अपनी आस्था होती है, ठीक है, या रिलीजियस व्यूज भी होते हैं कि ये एरिया है, यहाँ पर हम इस पेड़ को पूजेंगे या पीपल की पूजा की जाती है, या इस एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे और इसकी पूजा की जाएगी, एक आस्था लोगों की जुड़ जाती है, ठीक है। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर होता है ना, वो लोग बायोडाइवर्सिटी को बहुत मानते हैं, प्लांट एनिमल उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सच सैक्रेड ग्रूव्स, ऐसे एरिया को बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, जो आपके कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, खासी एंड जैंता हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन कहाँ पर, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, ये सब सैक्रेड ग्रूव के एग्जाम्पल हैं। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव आर द लास्ट रिफ्यूजी फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। तो मेघालय में भी आपके सैक्रेड ग्रूव्स हैं, आप जा सकते हैं नीट के बाद यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये सब सैक्रेड ग्रूव है, ठीक है। जैसे सैक्रेड प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें, तुलसी हो गया, रुद्राक्ष हो गया, पीपल हो गया, इनकी पूजा की जाती है। ex-situ conservation. In this approach, threatened animal and plant are taken out from their natural habitat, जो मैंने आपको बताया था, नेचुरल हैबिटेट से आप उनको उठाइए और उनको आप प्रोटेक्ट करिए किसी पर्टिकुलर एरिया में। जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, सफारी पार्क, ये सब आपके एक्सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। देर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, काफी सारे एनिमल हैं जो एक्चुअल में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट आप उनको जूलॉजिकल पार्क में मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जंगल से वो खत्म हो चुके हैं, उन पे ठप्पा लग गया है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने उनको संभाल के जूलॉजिकल पार्क में रखा हुआ है। इन रिसेंट ईयर एक्सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर, कुछ नहीं है। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो बहुत हाई रिस्क फेस कर रही हैं एक्सटिंक्ट होने का, उनके गैमेट्स को आप स्टोर करके रखिए लो टेम्परेचर पर, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है। एग, तो आप उनके गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखिए, फिर आप आर्टिफिशियली एग को फर्टिलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर की हेल्प से आप प्लांट का प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, है ना। वो होता नहीं है कि आप स्पर्म स्टोर करके रख लेते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, पोलन बैंक, जीन बैंक। तो ऐसे एनिमल जो आपको लगता है, या ऐसी स्पीशीज जो आपको लगता है जो खतरे के कगार पर है, उनके गैमेट्स को पहले से स्टोर करके रख लीजिए। कल को अगर वो एक्सटिंक्ट हो भी जाएंगे तो उनके गैमेट्स से आप नई स्पीशीज को वापस से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, सीड बैंक हो गया,
ठीक है, ये सब आपके XC2 के अंदर आते हैं। ये देखिए सीड बैंक, जहां आप सीड को भी स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। भाई जब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको प्रोटेक्ट करें। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है क्वेश्चन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, जो आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, जहां पर सभी नेशंस ने ये कसम खाई कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर यहां से आएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है। द वर्ल्ड समिट जो हुआ था आपका 2002 में हुआ था, जोहानसबर्ग में हुआ था वर्ल्ड समिट, ठीक, साउथ अफ्रीका में, जहां 190 कंट्री ने कसम खाई थी, ठीक है, कि हम बायोडाइवर्सिटी के चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बच्चों यहां पर आपका चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म हुआ, ठीक। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।